हेलो स्टूडेंट्स, तो आज वाले लेक्चर में अपन कंटिन्यू करते हैं वेव ऑप्टिक्स। और वेव ऑप्टिक्स में अपन ने इंटरफेरेंस पढ़ लिया, डिफ्रेक्शन पढ़ लिया। आज वाले लेक्चर में नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वैसे रिलेटेड डिफ्रेक्शन से ही है। ये टर्म टॉपिक का नाम होता है रिजॉल्विंग पावर, रिजोल्यूशन। रिजॉल्विंग पावर क्या है, इसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। अब पहले तो नाम पावर जो है ये मैकेनिक्स में जो पावर पढ़ी थी ना, उससे बिल्कुल अलग है। वो वाली पावर नहीं है, वर्क अपॉन टाइम वाली, ठीक है। तो ये रिजॉल्विंग पावर क्या है, देखो समझते हैं। रिजॉल्विंग या रिजोल्यूशन वर्ड आपने बहुत बार सुना भी होगा और देखा भी होगा, जैसे टीवी वगैरह में आता है HD, हाई रिजोल्यूशन, अल्ट्रा हाई रिजोल्यूशन, ऐसा वर्ड आपने सुना होगा। उसका मतलब ये है कि उसका क्लियरिटी कितना अच्छा है, ठीक है। जैसे अगर मान लो भी मैं यहाँ पे कोई दो वर्ड लिख रहा हूँ और दोनों वर्ड, जैसे यहाँ लिखा है ये A और ये बगल में लिखा है B, तो आप इजीली पढ़ पा रहे हैं दोनों को, A एंड B लिखा हुआ है, ठीक है। मीन्स रिजोल्यूशन ठीक है इसका। बट अगर मान लो कहीं यहाँ A ऐसा लिखा है और साथ में B भी ऐसा ही लिखा है, तो इसका जो रिजोल्यूशन है वो आपको लग रहा होगा अरे अगर ऐसा मैं कुछ लिखूंगा तो ऐसा सब कुछ मिक्सअप हो जाएगा ना, तो आपको पता ही नहीं लगेगा क्या है, इसका रिजोल्यूशन सही नहीं है, इसका बेस्ट, ठीक है। तो ऐसा और भी क्लियरिटी, मतलब रिजोल्यूशन का मतलब कहीं ना कहीं क्लियरिटी से ही है। तो ये अब रिजोल्यूशन, जैसे कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको अपन इजीली नहीं देख पाते। जैसे मान लो मुझे कहीं हिल स्टेशन गया और दूर की चीज़ें देखनी होती है, तो अपन क्या करते हैं, वो टेलीस्कोप लगा के देखते हैं, या फिर यहाँ से भी देख सकते हैं टेलीस्कोप, कुछ भी दूर के ऑब्जेक्ट देखने। टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप मैंने बोला भी था आपको लास्ट लेक्चर में, पढ़ लेना बेटा एक बार, ठीक है ना। वैसे ज़्यादा कुछ यूज है नहीं उनका, सिंपल सा बस नाम का यूज़ है, बाकी तो मैं समझा दूंगा आपको क्या टर्म है। तो टेलीस्कोप से अपन क्या देखते हैं बेटा, दूर की चीज़ें देख रहे हैं। तो अगर मैं नॉर्मल देखूंगा तो नॉर्मल तो दिखेगा ही नहीं मुझे, ठीक है। दिख रहा है तो भी पता नहीं कुछ उटपटांग सा दिखेगा। जैसे मेरे अभी कुछ भी देखना है आपको दूर की चीज़ें, तो अगर आप क्या कर रहे हो, ऐसे देख रहे हो ना, तो आपको दिखेगा ही नहीं। अगर टेलीस्कोप लगा के देखो तो फिर वो ऑब्जेक्ट वहाँ सेपरेट अलग अलग दिखे, अच्छे से आप विजुलाइज कर पाओ कि वहाँ यार ये ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है, कुछ अलग अलग चीज़ें दिखे। अगर रिजोल्यूशन ठीक हुआ तो, रिजोल्यूशन नहीं हुआ तो सब मिक्सअप हो जाएगा, कुछ नहीं दिखेगा आपको, ब्लर ब्लर दिखेगा, ठीक है ना। तो ये जो टर्म है रिजोल्यूशन वाली, तो अपन एक तो पढ़ेंगे टेलीस्कोप के लिए रिजोल्विंग पावर या रिजोल्यूशन का मतलब क्या है, और एक पढ़ेंगे माइक्रोस्कोप के लिए, ठीक है। जैसे कोई माइक्रोस्कोप से भी कुछ चीजें देखनी है अपने को, पास वाली चीजें देखते हैं माइक्रोस्कोप से, तो पता ही नहीं लगता कोई ऑब्जेक्ट देख रहे हैं अपन। पहले तो बिना माइक्रोस्कोप के दिखेगा ही नहीं बहुत सारी चीजें, तो माइक्रोस्कोप से देखोगे आप दिख तो जाएगा, पर उसका भी रिजोल्यूशन कितना है ये मैटर करता है। मीन्स आपको जो वो ऑब्जेक्ट में जो डिफरेंट पैटर्न है, डिफरेंट या अलग अलग दो ऑब्जेक्ट है, वो अलग दिख पा रहे हैं या नहीं दिख पा रहे हैं, या दो पॉइंट्स सेपरेट दिख पा रहे हैं, रिजोल्यूशन कैसा है। तो ये सारी कहानी अपन को आज वाले लेक्चर में पढ़नी है बेटा, ठीक है। तो मैं हेडिंग लगा देता हूँ रिजोल्विंग पावर, ठीक है, रिजोल्विंग पावर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। तो हेडिंग अपना क्या, रिजोल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। दो इंस्ट्रूमेंट्स की रिजोल्विंग पावर पढ़ेंगे अपन, एक टेलीस्कोप की और एक माइक्रोस्कोप की, ठीक है। तो इसमें एक साइंटिस्ट था, एक क्राइटेरिया है रेलिश क्राइटेरिया। उसने बताया कि जो इमेज है ना, वो इमेज के बीच में कुछ न कुछ सेपरेशन होना चाहिए। जैसे मैक्सिमा और मिनिमा बनता है ना, जैसे दो ऑब्जेक्ट है, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट ये आ गया और दूसरा ये ऑब्जेक्ट आ गया, तो इसका मैक्सिमा जो बने स्क्रीन पे, इसका मैक्सिमा और इसका मैक्सिमा अगर सेपरेट बन रहा है ऐसा, तो ये जो है ये दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग दिखेंगे मुझे। बट अगर ये जो ऑब्जेक्ट है यही ऐसे कुछ पास में हो जाए यहाँ और यहाँ, तो इसका मैक्सिमा ऐसा बने और इसका ऐसा बने, तो फिर दोनों को रिजोल्व नहीं हो पाएंगे, ठीक है। मीन्स इनको इजीली रिजोल्व, इनका जो रिजोल्यूशन अच्छा नहीं आएगा। मीन्स जब इन दोनों ऑब्जेक्ट को देखूंगा मैं तो वो मिक्सअप हो जाएंगे दोनों। बट ऐसी सिचुएशन में दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग दिखेंगे, तो ये कब सही है, कब मतलब कब तक ये अलग दिखेंगे, इसके लिए क्राइटेरिया बनाया, ठीक है। तो वो क्राइटेरिया क्या है, देखो वो क्राइटेरिया है कि ये जो इसका जो मिनिमा है ना, इसके मिनिमा से ये मैक्सिमा डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। जैसे इनको अगर मैं थोड़ा पास भी लाऊं ना, ये पास ला दिए, तो इसका जो मैक्सिमा ऐसा बना है, इसका मैक्सिमा ये इस टाइप से बन रहा है और इसका मैक्सिमा ये इस टाइप से बन रहा है, तो भी ये रिजोल्व हो गए, ठीक है ना। मतलब कुल मिला के ये है जो यहाँ इसका जो मैक्सिमा और दोनों मैक्सिमा ओवरलैप नहीं कर जाने चाहिए ऐसे। मतलब अगर एक का मैक्सिमा आ रहा है ना, तो यहाँ इस पॉइंट पे ज्यादा से ज्यादा इसका मिनिमा आ जाए, हो, ठीक है ना, क्लियर है। तो इसके लिए अपन ना एक डिफ्रेक्शन पैटर्न बनाया मैंने, ये डिफ्रेक्शन पैटर्न, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा
कि अभी जो क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया क्या है, देखो तो वो क्राइटेरिया लिख देता हूं पहले मैं। तो जो कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट वो सेपरेट तभी दिख पाएंगे जब उनकी इमेज जो है अपना, जैसे आंख में नॉर्मल मैं देख रहा हूं जैसे, ठीक है, जैसे मैं दोनों चौक को देखता हूं, ये चौक और ये दो चौक, मुझे कुछ नहीं लगाने की जरूरत पड़ रही, ना टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप, दोनों रिजोल्व हो रहा है इजीली, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कुछ अगर बहुत ज्यादा क्लोज हो तो फिर उनके लिए मुझे माइक्रोस्कोप, और दूरी में है पास में अगर दो क्लोज ऑब्जेक्ट है देखने के लिए मुझे माइक्रोस्कोप लगाना पड़ेगा, दूर है तो टेलीस्कोप लगाना पड़ेगा। तो रिजोल्विंग पावर के लिए कंडीशन है, क्राइटेरिया, तो देखो क्या क्राइटेरिया वो लिख देता हूं मैं। तो रेलिश क्राइटेरिया, रेलिश तो रेलिश क्राइटेरिया क्या है, देखो द इमेज ऑफ 2 point image of 2 point like objects can be seen as separate if the central maxima if the central maxima in the diffraction pattern of one falls either on the first minima of the diffraction pattern of the diffraction pattern of the other, ठीक है, और उससे ज़्यादा सेपरेशन, और इट इज एट ए ग्रेटर सेपरेशन, ठीक है। तो इमेज ऑफ 2 point लाइक ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन सेपरेट, दोनों की इमेज जो सेपरेट बने कब, एक का जो सेंट्रल मैक्सिमा है ना डिफ्रैक्शन पैटर्न में, जो सेंट्रल मैक्सिमा बन रहा है वो फर्स्ट मिनिमा से, जो दूसरे एक का जो सेंट्रल मैक्सिमा है दूसरे का जो फर्स्ट मिनिमा है, वो दोनों कुछ दूर दूर बनने चाहिए, ठीक है, तो जाके इमेज सेपरेट होगी। क्लियर है, नोट कर लो जरा यहां तक। और यहां से जो अपने पास निकल के आती है एक टर्म निकल के आती है, जो थीटा निकल के आता है, जैसे अपन एक चीज ध्यान रखना आप लोग, ठीक है, मीन्स जो ये एक ऑब्जेक्ट दूसरा ऑब्जेक्ट अलग अलग बना दो, ये इसका डिफ्रैक्शन पैटर्न बना है सेंट्रल मैक्सिमा वाला। अब जो दूसरा वाला है ना, दूसरा वाला का मिनिमा भी अगर यहाँ बन जाए ना ऐसा तो चलेगा, ठीक है। तो इन दोनों के जो बीच का सेपरेशन है, उसका जो एंगुलर सेपरेशन, दोनों के बीच का जो एंगुलर डिस्टेंस है वो एक फ्रिंज विड्थ, ठीक है, वो एक फ्रिंज विड्थ के बराबर, जो अपन फ्रिंज रेलिश क्राइटेरिया बोलता है कि जो थीटा दोनों के कारण आ रहा होगा ना वो फ्रिंज विड्थ से ज़्यादा होगा। आगे भी बता दूंगा मैं क्या फॉर्मूला बनता है एग्जैक्ट, ठीक है। तो पहले आप यहाँ तक लिख लो, फिर अपन एक एक इंस्ट्रूमेंट के लिए देख लेते हैं कि ये क्राइटेरिया क्या है। मीन्स दोनों के मैक्सिमा ओवरलैप नहीं होने चाहिए, एक का जब मैक्सिमा आ रहा है ना, मैक्सिमा जब गिरेगा तो दूसरे का मिनिमा भी होगा तो चलेगा वहाँ तक, ठीक है। दोनों अगर सेपरेट होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं एक डायग्राम बनाऊंगा, ऐसा ऐसा सेपरेशन हो जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ तक की कहानी लिखो पहले आप लोग, फिर मैं भी एक डायग्राम बनाता हूँ तो उससे थोड़ा क्लियर हो जाएगा। जो भी मैंने डायग्राम मिटाया ना उसको भी बना के बताता हूँ, और उसको रिलेटिव डायग्राम बनाऊंगा, 3 डायग्राम तो आपको समझ आ जाएगा। तो रेलिश क्राइटेरिया लिखो पहले तो आप लोग, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखते हैं रिजोल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। तो उसमें मैं डायग्राम बना के बताता हूँ आपको तो समझ आएगा आपको। तो रिजोल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप लिख देता हूँ, रिजोल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। टेलीस्कोप से आपको पता होगा क्या करते हैं, क्या काम आता है टेलीस्कोप। ये तो टेलीस्कोप के बारे में अपन ने ऑप्टिक्स में भी पढ़ा है, तो इसका रिजोल्विंग पावर समझते हैं जरा क्या। देखो
ठीक है, तो ध्यान से समझना, मैं डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ पे एक, ठीक है, 3 डायग्राम बनाऊंगा, तीनों डायग्राम से रिलेटिवली आप रिजोल्यूशन को या रिजोल्विंग पावर को इजीली समझ पाओगे। जैसे मान लो यहाँ पे मैं एक लेंस बना रहा हूँ, ये ऑब्जेक्टिव लेंस आ गया, ये अपने पास ऑब्जेक्टिव लेंस आ गया। 3 डायग्राम बनाऊंगा तो 3 बार बना देता हूँ, ये ऑलरेडी तीनों का रिलेटिवली स्टडी कर पाए, तो ये 3 तो ये बना दिया मैंने डायग्राम, ठीक है। अब इसके बाद क्या है बेटा, इसके बाद जो इमेज बन रही है, मान लो ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ऑब्जेक्ट के पास में होगा तो ये हो गया अपना ऑब्जेक्टिव लेंस, ये भी ऑब्जेक्टिव लेंस और ये भी ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। अब यहाँ से कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ से जो ऑब्जेक्ट देख रहा हूँ मैं टेलीस्कोप से, यहाँ मान लो ये ऑब्जेक्ट रहा और ये ऑब्जेक्ट रहा, 2, ठीक है, ये दूरी पे होगा कुछ न कुछ ये ऑब्जेक्ट, तो इसका कहीं ना कहीं यहाँ पे इस टाइप से ये वाला एंगल अल्फा मान लिया, ये थोड़ा यहाँ आना चाहिए था, वैसे लेंस का पोजीशन चेंज कर देंगे, डायग्राम थोड़ा यहाँ पे ये लेंस आ गया अपने पास, ये जो लेंस आ गया ये ऑब्जेक्टिव लेंस आ गया, ये दोनों के बीच में जो है ये एंगल अल्फा एंगल आ गया और ये वाला एंगल भी अल्फा होगा, ये लेंस का सेंटर होगा तो एज इट इज चला गया। अब जो है ना मैं इसका मैक्सिमा बनाता हूँ और इसका मैक्सिमा बनाता हूँ और पैटर्न बनाता हूँ दोनों, तो वो मैक्सिमा किस टाइप से बनेगा, दोनों का मैक्सिमा बना लेते हैं जरा, दोनों का सेंट्रल मैक्सिमा बना दिया और दोनों का वो जो ये हो गया, ये इसका सेंट्रल मैक्सिमा हो गया, ये सेंट्रल मैक्सिमा हो गया इसका, ये इसका सेंट्रल मैक्सिमा हो गया, ठीक है, ये तो सेंट्रल मैक्सिमा वाले पॉइंट बना दिए मैंने, और बगल में जो है यहाँ पे ये डैश डैश लगा के ये मिनिमा वाले पॉइंट फर्स्ट मिनिमा बनाया और ये डैश डैश वाला फर्स्ट मिनिमा बना दिया, ठीक है, क्लियर है। तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या है ना, रिजोल्व हो पा रहा है इजीली, ये जो 2 ऑब्जेक्ट होंगे, ये 2 पॉइंट होंगे, दोनों पॉइंट इजीली रिजोल्व हो पा रहे हैं, ये पॉइंट 1 और पॉइंट 2, और दोनों पॉइंट जो है यहाँ ये ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया, यहाँ पे कुछ देख रहे होंगे, ये जो रेटिना पे इमेज बन रही होगी वो इस टाइप से बनेगी अपने आँख पे, ठीक है, यहाँ कहीं बीच में आँख होगी, ये आँख का रेटिना पे ये इस टाइप से मैक्सिमम बना रहा होगा, ठीक है। अब जो है यहाँ पे अगर मैं इंटेंसिटी देखूँ दोनों की, मैक्सिमम जो इंटेंसिटी, तो इसका ये इंटेंसिटी का ग्राफ ये इस टाइप से हो गया, सेंट्रल मैक्सिमा का दोनों का, मीन्स दोनों इंडिविजुअली सेपरेटेड है आराम से और इजीली यहाँ तक रिजोल्व हो पा रहा है, ठीक है ना। अब जो अगला डायग्राम मैं बना रहा हूँ, अगले डायग्राम में क्या होगा बेटा, ये वाला मैक्सिमा और ये वाला मैक्सिमा, ये वाला जो डैश डैश बनाया ना मैंने बेटा, ये डार्क वाला तो है फर्स्ट मैक्सिमा, डार्क वाला सॉरी सेंट्रल मैक्सिमा, क्या लिखूं यार, ये डार्क वाला है अपना क्या सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है, और ये जो डैश डैश वाला है ना दोनों साइड, वो है अपना क्या फर्स्ट मिनिमा, डिफ्रैक्शन पैटर्न में जो बन रहा है, ठीक है, फर्स्ट मिनिमा, क्लियर है। अब जो है अगले वाले केस में क्या करूं मैं, ये जो 2 ऑब्जेक्ट है, अगर मान लो ये दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है इससे थोड़ा कम हो रहा हो, अभी यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा है, अब ऐसी सिचुएशन में क्या हो, देखो यहाँ पे मान लो ये जो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया और एक ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में जो है, अगेन मैं पहले है ना ये लेंस को बाद में बनाऊंगा, ये ऑब्जेक्ट एक यहाँ आ गया और दूसरा यहाँ आ गया, ठीक है, यहाँ पे लेंस आ गया अपना वापस से ये लेंस, ठीक है, और ये अगेन ये एंगल होगा कुछ न कुछ। अब ऐसी सिचुएशन में मैं वापस मैक्सिमा मिनिमा बना रहा हूँ, ये मैंने बना दिया इसका मैक्सिमा और ये बना दिया मैंने इसका मैक्सिमा, ठीक है। अब मिनिमा बनाता हूँ मैं, ये इसका मिनिमा बना और ये इसका मिनिमा बना, तो ऐसी सिचुएशन में जो इंटेंसिटी आएगी ये इस टाइप से मिक्स हो जाएगी थोड़ी सी, ये इस टाइप से जो इंटेंसिटी वहाँ बनने वाली होगी, इंटेंसिटी करो, ठीक है, थोड़ा सा मिक्स हो गया है, बट ये जस्ट रिजोल्यूशन वाली कंडीशन है। यहाँ पे अल्फा का जो है अल्फा, ये एंगल यहाँ से तो कम हो गया, बट यहाँ भी क्या हो रहा है, ये जस्ट रिजोल्व वाली कंडीशन है। ये कौन सी वाली कंडीशन है, जस्ट रिजोल्व हो रहा हो, यहाँ तो अच्छा परफेक्ट रिजोल्व हो रहा है, ये जस्ट रिजोल्व वाली कंडीशन है, मतलब अल्फा का ये वाला वैल्यू तो होना ही चाहिए, इससे ज्यादा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग दिखेंगे या दोनों पॉइंट अलग अलग दिखेंगे, और इससे कम हुआ ना तो फिर सारा गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। अगर दोनों ऐसे पास पास हो गए तो फिर ऐसे जो सिचुएशन में होगा, यहाँ पे ये जो अल्फा हुआ ये, और एक तो यार ये डायग्राम जो है, यहाँ पॉइंट आया एक पॉइंट यहाँ रहा
और दूसरा पॉइंट जस्ट नीचे, ये पता ही नहीं लग रहा है ना। तो यहाँ पे ये अल्फा जो है ये एंगल अल्फा है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, इसका मैक्सिमा ऐसा आ जाए और इसका मैक्सिमा ऐसा आ जाए, तो जहाँ ये इंटेंसिटी कर्व होगा ये इस टाइप से मिक्सअप हो जाए। तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ रिजोल्व नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। ये वाली सिचुएशन है, ये वाली यहाँ पे जस्ट रिजोल्व हुआ है, जस्ट रिजोल्व हो गया, ठीक है। यहाँ पे रिजोल्व ही नहीं हो पाया और ये तो रिजोल्व हो ही रहा है, ठीक है। तो ये वाली जो क्रिटिकल वाली सिचुएशन है, यहाँ पे अपने पास ये अल्फा का एक मिनिमम वैल्यू होना चाहिए, परफेक्ट, ये अल्फा मिनिमम, ठीक है। तो ये वाली सिचुएशन में जो है अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा ग्रेटर देन अल्फा मिनिमम, और यहाँ पर अल्फा लेस देन अल्फा मिनिमम। तो अल्फा मिनिमम जो है ना, ये रिजोल्विंग, यहीं से अपन रिजोल्यूशन डिफाइन करते हैं। ये जो अल्फा मिनिमम है, अब ये अल्फा मिनिमम का वैल्यू कितना होगा ये बताता हूँ जरा, ठीक है। अल्फा मिनिमम जो होगा रेलिश क्राइटेरिया से अगर देखें बेटा, तो ये जो अल्फा मिनिमम है इसको आपको याद कैसे रखना है मैं बताता हूँ। ये जो आपके पास एक अल्फा एक एंगल है, क्या है ये एंगल है ना अल्फा एक, तो ये जो अल्फा मिनिमम का फॉर्मूला आता है बेटा अपने पास, अल्फा मिनिमम ये एंगुलर फ्रिंज विड्थ के जैसा लिख देना आपको, जैसे बीटा अपॉन कैपिटल डी लिखते हैं ना अपन, एंगुलर फ्रिंज विड्थ के जैसा इसको लिख देना है आपको, ठीक है। तो मैं बताता हूँ देखो किस टाइप से लिख, जैसे एंगुलर फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला आपको पता होगा, एंगुलर या फ्रिंज विड्थ कितना होता है, जो अपन ने फ्रिंज विड्थ पढ़ा है, फ्रिंज विड्थ जो है लिखते हैं अपन बीटा लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ क्या लिखते हैं, ये मैं आपको ध्यान रखने के लिए पैटर्न बता रहा हूं। एंगुलर फ्रिंज विड्थ ये लिखते हैं अपन बीटा अपॉन कैपिटल डी, तो यहाँ जाएगा लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। तो यहीं से जो ये अल्फा मिनिमम का फॉर्मूला रेलेस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आता है ना, ये 1.22 लैम्डा स्मॉल डी ये आता है बेटा। तो फॉर्मूला आपको याद रखना है, लैम्डा वेवलेंथ है, ये लैम्डा क्या है वेवलेंथ ऑफ लाइट, और डी जो हो गया डायमीटर ऑफ, यहाँ पे जो है लैम्डा तो वेवलेंथ हो गया, डी क्या हो गया डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। ये जो डी अपन वो डिफ्रेक्शन में डी विड्थ ऑफ स्लिट होता था ना, यहाँ विड्थ ऑफ स्लिट की जगह ये स्मॉल डी क्या हो गया डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है ना उसका डायमीटर, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये स्मॉल डी हो गई, ठीक है। क्लियर है, यहाँ से कुल मिला के अगर मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ से ये जो है ना ये अपने पास स्मॉल डी हो गया। तो ये जस्ट रिजोल्यूशन की कंडीशन आ गई अपने पास अल्फा मिनिमम की, ठीक है। अब जो रिजोल्विंग पावर है, तो रिजोल्विंग पावर क्या होगी देखो, वो भी लिख देता हूं मैं। ये तो अल्फा मिनिमम आया अपने पास, ठीक है। एक सेकेंड, इसको एंगुलर रिजोल्यूशन भी बोला जाता है, ठीक है। अब रिजोल्विंग पावर के बारे में भी लिख देता हूं। एक टर्म होती है रिजोल्विंग पावर, ठीक है। तो रिजोल्विंग पावर का पहले मैं डेफिनेशन लिख, पहले आप एक काम करो यहाँ तक लिखो, फिर मैं डायग्राम मिटाऊंगा। यह डायग्राम आपको समझ में आया होगा, ये डायग्राम बना लेना थोड़ा सा समझने के लिए आप लोग, ठीक है ना। एनसीईआरटी में नहीं दिया है ये, तो इसलिए डायग्राम बनाओ। फिर मैं इसके बाद में आप एक तो फॉर्मूला याद रखना है, इसको एंगुलर रिजोल्यूशन भी बोला जाता है। अल्फा मिनिमम को क्या बोलते हैं अपन, एंगुलर रिजोल्यूशन, ठीक है। यहाँ तक लिखो, जल्दी से वीडियो पोस्ट करके फिर मैं आगे की कहानी समझाता हूँ आपको। चलो यहाँ तक लिख लिया आपने, आगे बढ़ते हैं। सारा रब कर देता हूँ मैं। तो सारी कहानी लिखता हूँ, देखो अब क्या है। पहले रिजोल्विंग पावर के बारे में लिख देता हूँ। तो क्या है देखो, द एबिलिटी ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। अब ये टेलीस्कोप नहीं लिख रहा हूं मैं, अगर क्वेश्चन में टेलीस्कोप पूछा जाए तो यहाँ टेलीस्कोप लिख देना, और माइक्रोस्कोप पूछा जाए तो माइक्रोस्कोप। टू प्रोड्यूस distinctly separate images of two closely
closely placed objects is called its resolving power। ठीक है, रिजॉल्विंग पावर को शॉर्ट में आरपी लिख दूंगा अब मैं, क्लियर है। और ये जो अल्फा मिनिमम है ना, इसका नाम क्या क्या है वो भी लिख देता हूं मैं, ठीक है। नेसेसरी ये जो अल्फा मिनिमम है ना, अल्फा मिनिमम का फॉर्मूला, अल्फा मिनिमम इज नोन एज एंगुलर रिजोल्यूशन, एंगुलर रिजोल्यूशन या मिनिमम एंगल जब ऑब्जेक्ट कितना एंगल सबस्टेंड कर रहे हैं और उस पे किस पे, लेंस पे, टेलीस्कोप। एंड जो रिजोल्विंग पावर है वो क्या होता है, जो रिजोल्विंग पावर है, रिजोल्विंग पावर है ये होता है बेटा 1 अल्फा मिनिमम, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ से अल्फा मिनिमम का एक फॉर्मूला याद रखना है ना आपको। अल्फा मिनिमम जो है वो क्या है, 1.22 लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, 1 अपॉन रिजोल्विंग पावर। ये फॉर्मूला आपको याद रख लेना है। यही फॉर्मूले से न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं जेईई मेंस में और नीट में, ठीक है, स्टार मार्क कर दिया मैंने। रिजोल्विंग पावर पूछा है या अल्फा मिनिमम पूछा है, ठीक है, तो रिजोल्विंग पावर होगा तो समझ जाओगे, अल्फा मिनिमम एंगुलर रिजोल्यूशन या मिनिमम एंगल कितना सबस्टेंड कर रहा है ऑब्जेक्टिव लेंस पे ताकि वो रिजोल्यूशन हो पाए, ठीक है। अल्फा मिनिमम का एक नाम और लिख दूं क्या, मिनिमम नेसेसरी एंगल टू, अल्फा मिनिमम का एक नाम और क्या देखो, मिनिमम नेसेसरी एंगल सबस्टेंड बाय टू क्लोजली ऑब्जेक्ट्स, minimum necessary angle subtended by two closely objects on the objective lens for 2 images टू इमेजेस डिस्टिंक्टली, मतलब वो अलग अलग इमेज बनाए, इसके लिए अल्फा मिनिमम, ठीक है। मिनिमम एंगल कितना एंगल सबस्टेंड करे कि वो जो इमेजेस बने ना दोनों ऑब्जेक्ट की वो अलग अलग बने, सेपरेटली बने, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रख लेना है। बाकी तो कहानी आपको बोल दिया जाए, डायमीटर का लेंस बढ़ा दूंगा, अल्फा मिनिमम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लैम्डा बढ़ा दूंगा, रिजोल्विंग पावर, वो सब फैक्टर आपको पता है। यहाँ तक की कहानी नोट करो जल्दी से, यहाँ तक की कहानी नोट करो बेटा। तो रिजोल्विंग पावर हो गया, ठीक है। आदमी के लिए जो रिजोल्विंग पावर होता है, आदमी की जो आंखों के लिए रिजोल्विंग पावर होता है, ठीक है, एंगुलर रिजोल्यूशन, वो 1 मिनट के लगभग होता है। 1 मिनट एंगल होता है ना, या 1/60 डिग्री। एंगुलर रिजोल्यूशन जो इंसान की आंखों के लिए होता है 1/60 डिग्री या 1 मिनट एंगल होता है, ये अल्फा मिनिमम जो होता है, ठीक है। इंफॉर्मेशन के लिए अगर याद रखना चाहो तो रख सकते हो, बाकी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ जरा, क्या है यहाँ लिख रहा हूँ, अल्फा जो मिनिमम होगा वो कितना 1/60 डिग्री या फिर 1 मिनट, किसके लिए, फॉर ह्यूमन आई। कोई टेलीस्कोप वगैरह कुछ यूज नहीं करें तो, ठीक है। मीन्स अगर जो वो एंगल है ना, जो दो ऑब्जेक्ट के बीच का एंगल बन रहा है, अगर वो 1 डिग्री से कम एंगल है तो दोनों रिजोल्व दिख जाएंगे आपको, ठीक है। और 1 डिग्री से ज़्यादा एंगल है ना तो फिर नहीं दिख पाएंगे। जैसे आप देखो जरा, मेरे बाल जो दिख रहे होंगे ना आप लोगों को, आप 2 बाल, मेरे बाल काउंट नहीं कर पाओगे आप, पता नहीं यहाँ पे कितने सारे बाल है आपको नहीं पता लगे।
पर अगर मैं आपके बहुत ज़्यादा पास आ जाऊंगा ना, तो वो जो दो ऑब्जेक्ट के बीच, दो बालों के बीच का जो एंगल है ना अल्फा मिनिमम, वो 1 डिग्री से कम हो जाएगा ना, जब आपकी आंख पे जो लेंस पे जो एंगल बन रहा है वो 1 डिग्री से कम हो जाए, तो फिर आप मेरे दो बाल दिखेंगे आपको इजीली, और आप उनको क्या है काउंट भी कर पाओगे, 3-4 बाल काउंट किए जा सकते हैं इजीली। और जब बाल पे वो एक स्कैनर आता है, ठीक है, जब अपन उसके पास जाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, डॉक्टर के पास, ठीक है, जो बाल वाला डॉक्टर को क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, नाम ध्यान नहीं आ रहा है, तो वो जो है ना अपने यहाँ पे वो लगाता है स्कैनर टाइप का, और उससे जब वो कंप्यूटर पे देखता है ना, तो एक एक बाल बड़े बड़े दिखते हैं अपने को, एक एक रूट इतना मोटा मोटा दिखा देता है, माइक्रोस्कोप लगाता है जब यहाँ स्कैनर और माइक्रोस्कोप एक साथ लगाता है ना, तो कंप्यूटर पे एक ही बाल, एक उंगली, इतना बड़ा बड़ा बाल दिखता है, ठीक है, मैं दिखाया हूँ, मुझे पता है इसलिए। चलो ठीक है, यहाँ तक की कहानी खत्म करते हैं। तो अब इसका न्यूमेरिकल अगर आ जाता है तो आई थिंक आप इजीली सोल्व कर पाओगे, पर एक चीज ध्यान रखना बच्चों, जितनी बुक्स पढ़ोगे उतने नोटेशन बदल जाते हैं, और मैं चाहता हूँ नोटेशन सब जगह एक जैसे रखूँ। तो हमारे नोटेशन जो YDSC में थे ना, YDSC में डी क्या था, सेपरेशन बिटवीन 2 स्लिट, डिफ्रैक्शन में ये स्मॉल डी क्या था, एक अकेले स्लिट का लेंथ, एक अकेले स्लिट का विड्थ, और यहाँ क्या गया, डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, सब में एक जैसा रहे। अब बुक्स में कभी क्या स्मॉल डी लिख देगा, कभी ए लिख देगा, कभी कैपिटल डी लिख देता है, तो फिर मैं उससे ना, अभी जैसे बुक्स पढ़ोगे ना आप NCERT, तो यहाँ स्मॉल डी की जगह कैपिटल डी लिखे। अब कैपिटल डी तो अपन क्या लिखते थे, स्लिट और स्क्रीन के बीच का, अपना क्या है ना, सिमिलरिटी रहे सब जगह, इसलिए मैं एक सेम टाइप के नोटेशन यूज करता हूँ। तो ऐसा नहीं सर ने तो सर स्मॉल डी लिखा है बुक में, तो कैपिटल डी था सर, ये तो आपने तो गलत लिखा दिया, सही है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखना, नोटेशन जो है एक जैसे होने चाहिए, ताकि आपको इजीली आप क्वेश्चन सोल्व कर पाओ, ठीक है ना। तो चलो यहाँ तक की कहानी खत्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इस पे कोई न्यूमेरिकल मुझे नहीं लग रहा आप लोगों को करवाना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड, अब आ जाते हैं अपन किस पे, रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप हो गया ना, माइक्रोस्कोप पे आते हैं। पानी पी लेता हूँ थोड़ा। अब देखो अगला आता है अपना माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप की कहानी क्या है, देखो ये तो टेलीस्कोप हो गया, टेलीस्कोप के लिए अपन ने लिख लिया सारा फॉर्मूला सब कुछ। अब लिखते हैं किसके लिए, माइक्रोस्कोप। तो लिख रहा हूं मैं रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। तो देखो क्या है, किस टाइप से है ये रिजॉल्विंग पावर इसका। मान लो माइक्रोस्कोप का आ गया, नहीं ऑब्जेक्टिव लेंस आ गया, ये अपने पास ऑब्जेक्टिव लेंस आ गया, ठीक है। यहां पे ये कोई ऑब्जेक्ट आ गया, और यहां से ये अगेन इसका स्मॉल डायमीटर, स्मॉल डी बोलूंगा मैं, डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। यहां से जो है ये वाला एंगल जो सबटेंड हो रहा है ना, बीटा है। एंगल सबटेंडेड बाय लेंस ऑन ऑब्जेक्ट 2 बीटा होगा, उसका हाफ एंगल हो गया, ठीक है। अब यहां से इस ऑब्जेक्ट से जो लाइट रेज यहां पहुंच रही होगी आगे, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया है, और यहां पे जो इमेज बन रही होगी उस इमेज को मैं बना के बताता हूं आपको। ये इमेज बन गई। अच्छा, अभी जो मैंने पिछला वाला टेलीस्कोप पढ़ा है ना, टेलीस्कोप में आपको पता है इमेज कहाँ बनती है, फोकल प्लेन में बनती है। क्या ऑब्जेक्टिव लेंस इनफाइनाइट से रेज आ रही होगी तो फोकल प्लेन में बनती है। तो जो कैपिटल डी होता है अपना, कैपिटल डी क्या, स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस, वो अपन उसको कैपिटल डी बोलते हैं। तो यहाँ पे वो जो कैपिटल डी है ना, उसकी जगह क्या लिख लूंगा मैं, फोकल, जो ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ है ना वो आ जाएगा, क्योंकि इमेज का बन रही होगी फोकल प्लेन में। तो कैपिटल डी को वहाँ क्या लिखा जा सकता है, एफ, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो है, यहाँ ये इमेज बनी होगी, तो ये वाली डिस्टेंस मैंने मान लो, ये जो डिस्टेंस अपन लिखते हैं ये v मान लिया, वैसे अपन इसको d लिखते हैं कहाँ पे, YDSC में डिफ्रेक्शन में है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये जो इमेज का मैक्सिमम बना दिया मैंने, ये मिनिमम बना दिया, ये मिनिमम बना दिया। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है वापस से, क्या बेटा, यहाँ से यहाँ तक का जो विड्थ होगा, यहाँ से लगा के यहाँ तक का विड्थ,
ये विड्थ होना चाहिए 1.22 बीटा, 1.22 लैम्डा लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ठीक है, वापस मैं बोल रहा हूँ बेटा, ये मेरी लैंग्वेज है, ठीक है ना, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक की कहानी खत्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये इमेज बनी है, ये इमेज आ रही है अपने पास, इमेज का मैक्सिमा मिनिमा। ठीक है, अब ये यहाँ पे से जो ये वाला एंगल जो है थीटा है, ये जस्ट विजुअल करने वाला एंगल, ये एंगल थीटा मान लिया। ठीक है, अब कैलकुलेशन समझाता हूँ, देखो क्या। सबसे पहले तो ये जो एंगल है ना थीटा, वो पता करते हैं थीटा क्या आएगा। एक सेकेंड, ये जो थीटा पता करता हूं मैं, तो थीटा क्या लिख दूंगा मैं, थीटा जो आएगा ना बेटा, अब मैंने यहाँ डी लिखा है, ठीक है, कैपिटल डी और डी वी बराबर है, तो थीटा क्या आ जाएगा बेटा 1.22 लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, तो v इंटू थीटा को क्या, ठीक है, तो थीटा आ गया। अब मैं ये क्या लिख रहा हूं, देखो, इमेज ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट विल अगेन डिफ्रेक्शन पैटर्न हो से, तो देखो क्या लिख रहा हूं यहाँ पे, ये आया द इमेज ऑफ ए पॉइंट, इमेज ऑफ ए पॉइंट ऑब्जेक्ट will again be a diffraction pattern whose size in the image plane will be। ठीक है, तो ये इमेज वाला जो प्लेन होगा, यहाँ पे ये इमेज का साइज क्या बन जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा बेटा v इंटू थीटा, और v, ये v लिख दूं या d लिख दूं, एक ही बात है बेटा। थीटा का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया 1.22 लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, ये तो कहानी यहाँ तक हो गई। अब इसके बाद अगर मैं ऑब्जेक्ट के बारे में बोलता हूँ, क्या यहाँ से अगर मैं क्या बोलूँ बेटा ऑब्जेक्ट के बारे में, ये तो मैंने क्या दिखा, इमेज की साइज, ये तो इमेज ये इतना साइज का हो गया। अब मैं लिखता हूँ जो ऑब्जेक्ट होंगे, टू ऑब्जेक्ट whose इमेज आर क्लोजर देन दिस डिस्टेंस विल नॉट, तो टू ऑब्जेक्ट्स whose images are closer than this distance। अगर इमेज जो है इस डिस्टेंस से ज़्यादा पास में होगी तो फिर रिजोल्यूशन नहीं हो पाएगा ना, क्लोजर देन दिस डिस्टेंस विल नॉट बी रिजोल्व। ठीक है, अगर इससे कम डिस्टेंस पे इमेजेस बनेगी ना पॉइंट की, तो फिर उसको अपन रिजोल्व नहीं हो पाएंगे। ठीक है, एंड दे will be seen as one, एक जैसा ही लगेगा, है ना। The corresponding minimum separation, minimum separation, उसको d minimum नाम दे रहा हूं, minimum separation in the object plane is given by। ठीक है, मतलब जो ऑब्जेक्ट रहे होंगे ना उनके बीच का जो मिनिमम सेपरेशन है वो कितना होना चाहिए, तो इमेज के बीच का आ गया, तो ये आ जाएगा बेटा क्या, जो ऑब्जेक्ट के बीच का सेपरेशन है v थीटा अपॉन मैग्निफिकेशन। ठीक है, ये कैसे लिखा है फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला बताता हूँ। मैग्निफिकेशन क्या लिखते हैं अपन, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या y कोऑर्डिनेट। तो मुझे क्या चाहिए अब, ये डी मिनिमम किसके लिए, ऑब्जेक्ट के लिए ना, तो एच ओ क्या आ जाएगा, एच आई अपॉन एम आ जाएगा क्या, तो वी थीटा का वैल्यू यहाँ से लिखा, तो ये कितना आ गया 1.22 वी इंटू थीटा, तो 1.22 लैम्डा अपॉन वी
स्मॉल डी एम, ये ऐसा कुछ आ जाएगा कि, ठीक है बेटा। अब यहाँ की कैलकुलेशन, यहाँ तक की कैलकुलेशन करो आप लोग, फिर उसके बाद की कैलकुलेशन आपको समझाता हूँ मैं, ठीक है। इसको थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं। v इंटू थीटा की जगह लिख दिया, v तो एज इट इज, m एज इट इज, थीटा की जगह लिख दिया 1.22 लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, ठीक है। यहाँ तक लिखो, फिर आगे की कहानी समझाता हूँ आपको, फिर आगे का डेरिवेशन समझाता हूँ। देखो यहाँ तक लिखो बेटा, वीडियो पॉज करके लिख लो यहाँ तक कहानी। अब मैं डायग्राम नहीं हटा रहा, ठीक है, क्योंकि मैं यही डेरिवेशन को कंप्लीट कर देना चाहता हूँ। तो ये जो डी मिनिमम आया अपने पास, डी मिनिमम क्या आ गया वहाँ से। अब देखो मैं किस किस को यहाँ से गायब कर रहा हूँ, वन 1.22 लैम्डा वी डी एम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से जो मैग्निफिकेशन होगा ना बेटा अपना, जो है एम की जगह मैं लिख सकता हूं v अपॉन यू और v अपॉन एफ। ये अपना ऑलमोस्ट ये वाली डिस्टेंस अपन किसके, इस जो लेंस का फोकल लेंथ है ना उसके बराबर रखते हैं, ठीक है ना, ताकि उसका मैक्सिमम या एंगुलर रेजोल्यूशन है। तो m की जगह v बाई एफ रखूंगा तो d मिनिमम कितना आ गया मेरे पास, देखो d मिनिमम जो निकल के आया v 1.22 लैम्डा अपॉन स्मॉल डी अपॉन m की जगह v बाई एफ रखा, v से v मारा गया तो क्या आ गया 1.22 लैम्डा f अपॉन d, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं ये d को भी गायब करना चाहता हूँ, छोटा d स्मॉल d को, तो यहाँ से अगर मैं डायग्राम में देखूँ बेटा, ये वाला जो डायग्राम है, ये वाला डायग्राम में tan बीटा क्या लिखा जा सकता है, tan बीटा ये जो एंगल सबटेंड हो रहा है इक्वल टू d/2 अपॉन f। तो यहाँ से d की जगह क्या लिखा जा सकता है 2f tan बीटा। कैलकुलेशन है जो एनसीईआरटी में दी गई है वो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो डी मिनिमम क्या है, आप एक बार एनसीईआरटी भी पढ़ना साथ के साथ। तो 1.22 लैम्डा एफ अपॉन डी मिनिमम की जगह क्या लिखा 2f tan बीटा। तो 2f tan बीटा लिखा मैंने, तो क्या आ गया बेटा, f से तो f गायब हो गया, तो डी मिनिमम का लेके आ गया 1.22 लैम्डा अपॉन 2 tan बीटा, ठीक है। यहाँ तक की कहानी क्लियर है सभी को। अब देखो होगा क्या बेटा, अगर मुझे डी मिनिमम अगर रिजोल्यूशन डी मिनिमम का वैल्यू जितना कम होगा ना, डी मिनिमम का वैल्यू क्या हो, कम हो, तो रिजोल्यूशन अच्छा होगा। ऐसा क्यों, देखो मैं बता रहा हूँ। रिजोल्विंग पावर क्या है, इसका जस्ट रिवर्स होगी। रिजोल्विंग पावर जो होगी ना वो डी मिनिमम का इनवर्स होगी। डी मिनिमम कम हो, इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो डी मिनिमम का वैल्यू आ रहा है 2 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट जो है 2 सेंटीमीटर पे दूर होने, 2 सेंटीमीटर से दूर होने चाहिए तो इजीली दिख जाएंगे, और 2 सेंटीमीटर से पास हुए तो फिर नहीं दिख पाएंगे। तो डी मिनिमम का वैल्यू कम होना चाहिए ना, रिजोल्यूशन अच्छा हो तो, ठीक है, क्योंकि आपको 2 ऑब्जेक्ट सेपरेट दिखे, ठीक है, उसके लिए डी मिनिमम अगर मान लो 1 मिलीमीटर हुआ तो 1 मिलीमीटर दूरी पे होंगे तो आप इजीली देख पा रहे हो। तो डी मिनिमम कम होना चाहिए। अब डी मिनिमम कम करने के लिए मुझे लैम्डा को कम करना होगा। अब लैम्डा को कम कैसे किया जा सकता है बेटा, मैं क्या करूंगा, इस पूरे अपरेटस को कोई मीडियम में डाल दूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में डालने पे क्या होगा, ये लैम्डा का वैल्यू क्या हो जाएगा, लैम्डा अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जिससे लाइट का स्पीड कम हो जाता है, फ्रीक्वेंसी वही रहती है, बट लैम्डा जो होगा लैम्डा अपॉन म्यू हो जाएगा। तो डी मिनिमम का वैल्यू कम हो जाएगा, ठीक है। तो डी मिनिमम का वैल्यू कम करने के लिए इसको अपन किस में डाल देंगे, उसमें डाल सकते हैं, किसमें, कोई भी मीडियम में, ठीक है। तो यहाँ तक की कहानी आप लोगों को क्लियर। आगे बढ़ाता हूँ। अब अगर ये बीटा एंगल स्मॉल है, बीटा एंगल अगर स्मॉल है तो tan बीटा को sin बीटा लिखा जा सकता है। बीटा अगर स्मॉल है तो tan बीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, sin बीटा, ठीक है। यह सिंपल बीटा भी लिख सकता हूँ, बट जो एनसीईआरटी में लिखा है वही फॉर्मूला लिखाने के लिए मैं आपको भी बता रहा हूँ 1.22 लैम्डा अपॉन या 2 sin बीटा, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, ये तो एयर में आ गया, अगर मैं इन मीडियम में डाल दूं तो क्या हो जाएगा, मीडियम में क्यों डाल रहे हैं, ताकि डी मिनिमम कम होता है, ठीक है ना। तो डी मिनिमम जो आ जाएगा 1.22, यहाँ जो लैम्डा मीडियम लिखूंगा ना, लैम्डा मीडियम क्या आ जाएगा, लैम्डा अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, तो यहाँ आ जाएगा 1.22 लैम्डा अपॉन ये वाला एयर वाला लैम्डा होगा ना 2n sin बीटा, ठीक है। ये लैम्डा कहाँ वाला है, एयर वाला है, लैम्डा एयर अपॉन म्यू, तो ये लैम्डा एयर अपॉन म्यू, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आ गया बेटा डी मिनिमम का, और ये जो डी मिनिमम का इनवर्स होगा उसको अपन क्या बोल देंगे, रिजोल्विंग पावर, ठीक है।
एक सेकेंड देख लेता हूँ डी मिनिमम जो है, हाँ डी मिनिमम का जो इन्वर्स होगा उसको अपन रिजॉल्विंग पावर बोल देंगे, और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, रिजॉल्विंग 1 रिजॉल्विंग पावर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रख लेना है आगे। अब ये वाले फॉर्मूला में एक टर्म हो रही है, ये जो एन साइन बीटा है, ये एन साइन बीटा को बोलते हैं न्यूमेरिकल अपर्चर। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, न्यूमेरिकल अपर्चर, न्यूमेरिकल अपर्चर। और इस पूरे मेथड को जो अपन ने इसमें डाल दिया, किसमें, कोई भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, तो ये होता है ऑयल, ऑयल में डाल दिया जाता है ऑयल इमर्जन ऑब्जेक्टिव, ऑयल इमर्जन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, क्योंकि ये मीडियम में डाल दिया ना। तो ये इस टाइप से जो है अपना कुल मिला के ये जो फॉर्मूला है, दो फॉर्मूले आपको याद रख लेने हैं। 1.22 देखा जाए तो फॉर्मूला एज इट इज वही है सब कुछ। अगर मैं टेलीस्कोप में देखूं तो इजी फॉर्मूला है 1.22 लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, उसको लिख दिया 1 अपॉन रिजॉल्विंग पावर। ठीक है ना, यहाँ जो फॉर्मूला निकल के आता है डी मिनिमम 1.22 लैम्डा एयर अपॉन 2 म्यू, म्यू जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम है, म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। ठीक है, लैम्डा अपॉन एन या म्यू जो भी लिख लो, तो म्यू हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, तो 2 म्यू साइन बीटा। बीटा कौन सा वाला एंगल है, ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस जो है यहाँ ऑब्जेक्ट पे कितना एंगल सबस्टेंड कर रहा है उसका आधा एंगल है ये, तो टोटल 2 बीटा एंगल सबस्टेंड करेगा ना यहाँ पे, तो उसका आधा कितना हो गया, बीटा। एंगल सबस्टेंडेड बाई ऑब्जेक्टिव लेंस ऑन ऑब्जेक्ट डिवाइड बाई 2, वो है बीटा अपने पास। ठीक है, तो यहाँ तक की कहानी है बेटा, आप लोग याद रखो, जल्दी से इसको याद कर लो फॉर्मूले का डेरिवेशन। वैसे डेरिवेशन का एनसीईआरटी बोर्ड में पूछा जाए तो ठीक, पता नहीं, बाकी ज़्यादा इसका कोई रोल है नहीं। फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको दोनों का, नीट और जेई के लिए, जेई मेंस में आता है, एडवांस में है नहीं। तो यहाँ तक की कहानी लिख डालो बेटा, जल्दी से वीडियो पॉज करो और यहाँ तक की कहानी लिख लो। अब इस पे न्यूमेरिकल तो कराने का मुझे नहीं लगता कोई मतलब है, इजी से न्यूमेरिकल होंगे। फॉर्मूला याद होगा तो आप लोगों के आंसर आ जाएंगे। ठीक है, फॉर्मूला अगर याद होगा ना आपको तो न्यूमेरिकल का आंसर आ जाएगा। यहाँ तक की कहानी लिखो। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको रब कर देता हूं। तो ये इस टाइप से अपन ने रिजॉल्विंग पावर के बारे में पढ़ लिया बेटा। ठीक है, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। ठीक है, अब बेटा अगला टॉपिक आता है अपने पास, नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक चैप्टर का, पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन क्या है उसके बारे में थोड़ा समझा देता हूँ। लिखाऊंगा कुछ नहीं, अगले लेक्चर से लिख लेंगे, और लिखने का कुछ नहीं, उसमें मैं पीपीटी के थ्रू आपको पढ़ा दूंगा अगले लेक्चर में, मतलब एक पूरा वो दे दूंगा आपको, नोट्स दे दूंगा, उससे रीड कर लेना और लिखना चाहो तो लिख भी लेना उसको, पोलराइजेशन। ठीक है, तो क्या है देखो पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस कंप्लीट हो गया, डिफ्रेक्शन कंप्लीट हो गया, रिजॉल्विंग पावर हो गया, डिफ्रेक्शन से ही रिलेटेड टॉपिक था। देन अब अपने पास आता है पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन के बारे में कुछ बेसिक आइडिया देता हूँ, फिर अगले लेक्चर में मैं पीपीटी से पीडीएफ से एक्सप्लेन कर दूंगा वीडियो लेक्चर। तो क्या है देखो बेटा पोलराइजेशन, देखो पोलराइजेशन का मतलब होता क्या है, लाइट जो है ना, लाइट का हर एक डायरेक्शन में, जैसे अपन ने लाइट के बारे में पढ़ा, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है या रस्सी वाली है, रस्सी वाली वेव जो होती है ना वो ऐसे आगे बढ़ती है क्या बेटा। ठीक है, यहाँ से एक प्लकिंग किया आपने रस्सी पे, जो वेव है इस टाइप से आगे बढ़ रही होती, मतलब रस्सी में जो डिस्टर्बेंस है वो क्या होता है, रस्सी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है क्या, रस्सी में जो भी डिस्टर्बेंस होता है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो गया। ऐसे ही लाइट में भी क्या होता है, लाइट अगर इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन इस डायरेक्शन में होता है क्या, और मैग्नेटिक फील्ड बाहर, तो होना क्या चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, ये जो पोलराइजेशन है, ये पोलराइजेशन क्या है ये समझते हैं जरा। पहले यहाँ ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन होना चाहिए ना वो परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, किसके, वेलोसिटी की डायरेक्शन के, मतलब एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए, ये वाली परपेंडिकुलर, क्योंकि ये वाली परपेंडिकुलर में तो मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशन हो रहे हैं। अब मैं एक ही ऑसिलेशन की बात करूंगा केवल इलेक्ट्रिक फील्ड की, लाइट के केस में ये तो स्ट्रिंग वेव में ऑसिलेशन हो गया, स्ट्रिंग वेव में। अब ये जो लाइट वेव है, लाइट वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन ऐसे होने चाहिए। ठीक है, बट हकीकत में एक्चुअल में इस डायरेक्शन में ऑसिलेशन होते नहीं है। तो क्या होता है, ये कोई भी मतलब जैसे इलेक्ट्रिक जो ऑसिलेशन है उनका डायरेक्शन जो है वो
मतलब एक परपेंडिकुलर ये डायरेक्शन में नहीं होके और भी डायरेक्शन में ऑसिलेशन होते हैं। तो फिर क्या करेंगे अपन, ये जो लाइट है ना, इस लाइट के जो ऑसिलेशन है ये परपेंडिकुलर ना होके कुछ रैंडम डायरेक्शन में हो जाते हैं, ठीक है, ऐसे तिरछे मिर्चे कुछ भी ऑसिलेशन होने लगे तो फिर अपन क्या, उस लाइट को बोला जाता है अनपोलराइज्ड लाइट, ठीक है। पोलराइज का मतलब तो क्या है, ये परफेक्ट ऑसिलेशन 90 डिग्री पे हो वेलोसिटी के। अनपोलराइज्ड में क्या होगा कि ये तिरछे मिर्चे हो जाए, कुछ और एंगल पे ऑसिलेशन होने लग जाते हैं, तो उसको अनपोलराइज्ड लाइट बोल देते हैं। पोलराइज्ड लाइट का मतलब क्या, वो जो ऑसिलेशन हो रहे हैं ना इलेक्ट्रिक फील्ड के, वो परफेक्ट 90 डिग्री पे हो। तो इसके लिए अपन ये जो प्रोसेस होता है ना अनपोलराइज्ड लाइट से पोलराइज्ड लाइट कन्वर्ट करने का, उसको बोलते हैं पोलराइजेशन मेथड को। अनपोलराइज्ड लाइट से पोलराइज्ड लाइट अब कैसे बनाई जाएगी, अलग अलग डिवाइस होते हैं उनको बोलते हैं पोलराइजर, ठीक है। अलग अलग डिवाइसेस होते हैं उनको क्या बोला जाता है, पोलराइजर, ठीक है। तो यही सारी कहानी अपन अगले वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। एक सेकंड वेट करो जरा। देखो एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं, ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई करेगा जरा, रिजोल्यूशन वाला ही है ना। दी हेल टेलीस्कोप ऑफ माउंट पैलोमर हैज a diameter of 200 इंच। What is its limiting angle of resolution for 600 नैनोमीटर लाइट। अगर 600 नैनोमीटर की लाइट यूज़ करूं तो इसके लिए जो है एंगुलर रेजोल्यूशन क्या होगा, ये क्वेश्चन में आपको दिया गया है, ठीक है। तो ट्राई करो जरा, आसान सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं क्वेश्चन में। चलो सोल्व कर दें क्या, देखो क्या होगा आंसर। अल्फा मिनिमम का फॉर्मूला पता है आपको, 1.22 लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। तो 1.22 लैम्डा कितना आ गया 600 नैनोमीटर मतलब -9 अपॉन स्मॉल डी क्या आ गया, डायमीटर ऑफ लेंस 200। अब ये जो 200 है ना, इस इंच को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा तो क्या आ जाएगा, 2.54 का मल्टीप्लाई करते सेंटीमीटर हो जाएगा और 10 पावर -2 करते ही मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए 1 इंच में जो होता है 2.54 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, और 1 सेंटीमीटर में 10 पावर -2 मीटर, तो उसको मैंने इंच को मीटर में कन्वर्ट किया नीचे, ठीक है ना। तो अब इसको सोल्व करने पे जो अल्फा मिनिमम आएगा वो रेडियन में आएगा यहाँ पे। तो ये जो अल्फा मिनिमम का वैल्यू आ रहा है ना मेरे पास, ये आ रहा है 1.44 इंटू 10 पावर -7 रेडियन, ठीक है। नोट कर लो जरा इसको। चलो नोट किया। अब देखो एक और टर्म है, एक और क्वेश्चन करवा देता हूं। क्वेश्चन क्या है देखो, कैलकुलेट द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ ए माइक्रोस्कोप if an object of numerical aperture 0.12 is viewed
by using light of wavelength 6 × 10⁻⁷ मीटर। ट्राई करो जरा ये वाला क्वेश्चन भी, ये भी अगेन आसान क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई करोगे तो। इसमें डी मिनिमम पूछा है आपसे, माइक्रोस्कोप है ना, तो डी मिनिमम क्या होता है बेटा, 1.22 लैम्डा अपॉन, क्या था फॉर्मूला, अपॉन 2n साइन बीटा। ऐसा कुछ फॉर्मूला था क्या, देखो जरा, अभी बताया था क्या थोड़ी देर पहले। तो इसमें न्यूमेरिकल अपर्चर क्या था वो याद होना चाहिए एक तो आपको, ठीक है। न्यूमेरिकल अपर्चर के बारे में नहीं पता होगा तो फिर आंसर नहीं आएगा, ठीक है ना। एन साइन बीटा को न्यूमेरिकल अपर्चर बोला जाता है। तो ये जो डी मिनिमम आ जाएगा वो कितना आ गया, 1.22, लैम्डा कितना दिया, 6 × 10⁻⁷ अपॉन 2, और ये पूरा वैल्यू एन साइन बीटा है 0.12। बाकी सोल्व कर लेना, आप आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस टाइप से बेटा अपन ने जो है टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप के दो फॉर्मूले पे मैंने क्वेश्चन करा दिया। इसको 1/, रिजोल्विंग पावर भी बोला जा सकता है, इसको भी 1/, रिजोल्विंग पावर भी बोला जा सकता है, ठीक है बच्चे। तो मुझे लगता है आज वाले लेक्चर को यहीं क्लोज कर देना चाहिए अपने को। रिजोल्विंग पावर के बारे में भी आज वाले लेक्चर में अपन ने समझ लिया। पोलराइजेशन के बारे में नेक्स्ट वाले लेक्चर से आ जाएगी कहानी, ठीक है। तो अगले लेक्चर में पोलराइजेशन छोटा सा टॉपिक है, उसको खत्म कर देंगे, ठीक है। आसान टॉपिक भी, बहुत आसान है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसको खत्म कर देंगे बेटा। आज वाला लेक्चर यहीं क्लोज करता हूँ। थैंक यू।